हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। देखो बच्चों, तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों व भौतिक गुणधर्मों के हिसाब से एक आवर्त या एक वर्ग में जमाना, यानी कि एक साथ इकट्ठा करना। एक जैसे गुणधर्मों वालों को एक साथ व अलग अलग गुणधर्मों वाले तत्वों को अलग अलग व्यवस्थित करने के लिए हमें उनके तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। अब इस वर्गीकरण में अलग अलग वैज्ञानिक आए। इनमें सबसे पहले आए डोबेराइनर। सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए जिन्होंने तत्वों को उनके गुणों के हिसाब से जमाने का प्रयास किया वो थे डोबेराइनर। और डोबेराइनर ने दिया था अपना त्रिक नियम। देखो बच्चों, इनके नियम के अनुसार जैसे मान लो इन्होंने 3 तत्व लिए, एक तो है ए, एक है बी और एक है सी। उन्होंने इन तीनों तत्वों के द्रव्यमान या परमाणु भार मैं कह सकता हूं, तो इन तीनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के आरोही क्रम में इनको जचाया। और आरोही क्रम में रखने के बाद जो बीच का तत्व था, इसका जो द्रव्यमान था, परमाणु द्रव्यमान, वो इन दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत था। तो जब इन्होंने ऐसे अलग अलग त्रिक बनाए तो उन त्रिक में इन्होंने देखा कि इन तीनों तत्वों के रासायनिक गुणधर्म भी एक जैसे थे, भौतिक गुणधर्म भी एक जैसे थे, और ये इस नियम की पालना कर रहे थे। देख लेते हैं हम। डोबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3-3 तत्व वाले कुछ समूहों को चुना एवं उस समूह को त्रिक कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, 3 ही तत्वों का एक ग्रुप लिया, तो उस 3 तत्वों के ग्रुप को उन्होंने क्या नाम दिया? त्रिक। इसीलिए हमें कहते हैं डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। डोबेराइनर ने बताया कि त्रिक के 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम मतलब बच्चों बढ़ते हुए क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, जैसे कि मैंने आपको यहां बताया, इसका अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। अब देखो बच्चों, जब मैं बात करता हूं कि इन्होंने कौन कौन से त्रिक खोजे, तो इन्होंने एक तो त्रिक ये खोजा, ये देखो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। जब मैं इन तीनों तत्वों की बात करता हूं तो इसमें लिथियम और पोटेशियम, इन दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत जो था वो किसके बराबर आ रहा था? सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के। और जब देखा गया इन तीनों के गुण, तो इन तीनों के गुण भी एक जैसे थे। जैसे कि हमें आज पता है कि ये तीनों क्या होते हैं? धातु होते हैं। इसी तरह उन्होंने लिया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, और इसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पर ये ऐसे सिर्फ 3 ही त्रिक प्राप्त कर पाए, तो हम कह सकते हैं कि 3 ही त्रिक प्राप्त कर पाए, बाकी जो तत्व थे उन्हें नहीं जमा पाए। इसलिए डोबेराइनर का ये नियम असफल घोषित हुआ। अब देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। डोबेराइनर के बाद आए न्यूलैंड। इन्होंने दिया अपना अष्टक का नियम, और इनका नियम भी जो था वो परमाणु द्रव्यमान पर ही आधारित था। हमने पहले देखा डोबेराइनर का जो नियम था वो भी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, और न्यूलैंड का जो नियम है ये भी किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। जैसे कि देखते हैं हमने, इन्होंने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। यानी कि इन्होंने कुल 56 तत्वों के बारे में बताया, 56 तत्वों को जमाने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। जैसे कि हम संगीत में देखते हैं, संगीत में कुल 7 स्वर होते हैं, और 7 के बाद 8वें से फिर पुनः प्रारंभ हो जाता है। तो इन्होंने में यही देखा कि 7 के बाद जो 8वां तत्व था वो पहले तत्व की तरह ही था। इसीलिए इन्होंने क्या दिया था? अष्टक का सिद्धांत। इसीलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अष्टक का सिद्धांत। ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता। यानी कि
ये अपनी आवर्त सारणी में सिर्फ कैल्शियम तक के ही स्थान दे पाए, इसके बाद के तत्वों का उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ। तो मैं कह सकता हूं यह नियम भी उचित तरीके से नहीं चला। ये जो है कुछ जो इन्होंने जमाए थे, तो हम कह सकते हैं जो ये जो नियम है ये कैल्शियम तक ही चला था। इन्होंने कुछ तत्वों को जैसे हाइड्रोजन, लिथियम ऐसे करके जमाया, सिर्फ ये नियम चला यहां तक, इसके बाद यहां से ये नियम नहीं चल पाया था। आगे देखते हैं। देखो इसके बाद जो सबसे बढ़िया वर्गीकरण किया वो था मेंडलीफ का वर्गीकरण। मेंडलीफ ने अपने वर्गीकरण में कुल 63 तत्वों को जमाया था। इनके आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व थे, या मैं ऐसे कहूं कि उस समय तक जितने भी ज्ञात तत्व थे उन सबको इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में उचित स्थान प्राप्त किया। तो सबसे बढ़िया वर्गीकरण माना जाता है मेंडलीफ का। तो चलो देखते हैं बच्चों, मेंडलीफ जो है, मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब 63 तत्व थे। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई। देखो इन्होंने आवर्त सारणी के अंदर इन्होंने भी डोबेरेनर की तरह, न्यूलैंड की तरह इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान को उचित समझा और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही आवर्तों को या तत्वों को जमाना प्रारंभ किया। इनके अनुसार भी जो तत्व जो होते हैं वो अपने परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि अगर आप उन्हें उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाओगे तो कहीं ना कहीं वो अपने अपने गुणों में अपने अपने साथ चले जाएंगे। इनकी आवर्त सारणी में स्तंभ जो ग्रुप थे तथा क्षैतिज कुछ पंक्तियां थी। जब अगर अपने बात करते हैं कि इनकी आवर्त सारणी में कितने स्तंभ और कितने ग्रुप थे, तो अगर मैं बात करूं आवर्त की तो इनकी आवर्त सारणी में कुल 6 आवर्त थे। आवर्त यानी क्षैतिज रेखाएं। और अपने बात करें अगर समूह की तो इनकी आवर्त सारणी में कुल 8 समूह थे। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं बात करूं इनके समूह की आवर्त की तो आवर्त थे 6, और अगर अपने बात करें समूह की तो समूह थे 8। और इन्होंने कुल कितने तत्वों को जमाया अपनी आवर्त सारणी में? 63। बच्चों इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए खाली स्थान भी छोड़े थे और उन्होंने इसको ऋणात्मक न लेते हुए धनात्मक तरीके से सोचते हुए कुछ तत्वों की भविष्यवाणी की जो बाद में सही भी हुई थी। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, कि इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी। तो यहां देखो, जो कि मैंने आपको बताया कि रिक्त स्थानों को छोड़ दिया और इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में न देखने के बजाय मेंडलीफ ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय ज्ञात नहीं थे। यानी कि उनके क्या कर दी, भविष्यवाणी कर दी कि ऐसे कुछ तत्व होंगे जो यहां कभी ना कभी स्थान प्राप्त करेंगे। यानी कि उन्होंने बाकी जो वैज्ञानिक थे उन्हें एक दिशा दी कि आप इस दिशा में काम कीजिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्वों के नाम के आगे एका लगाकर किया। बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, देखो इन्होंने जिन तत्वों की भविष्यवाणी की बाद में उन तत्वों के नाम ये रखे गए थे, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। जो ये स्कैंडियम था इसे इन्होंने एका बोरोन बोला, जो गैलियम था इसे एका एल्यूमिनियम बोला गया था, और जो जर्मेनियम था इसे एका सिलिकॉन बोला गया था। तो ये इनकी आवर्त सारणी की उपलब्धि थी कि इन्होंने आगे आने वाले कुछ तत्वों की भविष्यवाणी भी कर दी थी। और वो तत्व कौन कौन से थे? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। अब देखते हैं मेंडलीफ के वर्गीकरण की सीमाएं, यानी कि इनके वर्गीकरण में कमियां क्या थी। देखो बच्चों, इन्होंने क्या कहा था कि जो तत्व होते हैं अपने परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान के हिसाब से अनुसार व्यवस्थित किया, पर कुछ जगह इन्होंने अपना क्रम बदल दिया। यानी कि कुछ ऐसे तत्व थे जिनका परमाणु द्रव्यमान तो ज्यादा था पर वो अपने से कम वाले से पहले आ रहे थे। तो ये इनका सबसे बड़ा एक दोष था। जैसे कि अपने देखते हैं कि निश्चित रूप, एक वो हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दे पाए थे।
क्योंकि देखो बच्चों, हाइड्रोजन जो होता है वो पहले वर्ग और 70वें वर्ग दोनों में समानताएं दर्शाता है, इसीलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। आवारा तत्व भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये देखो, यहां देखो वर्गीकरण में स्थान है नहीं दे पाए। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं समस्थानिकों की, देखो बच्चों समस्थानिकों का मतलब होता है जिनके परमाणु द्रव्यमान तो क्या हों, अलग अलग हों, और परमाणु क्रमांक क्या हों, एक ही जैसे हों। अब देखो, जैसे ही परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हुए तो उन्हें एक वर्ग में नहीं रखा जा सकता था। अगर मैं मेंडलीफ के हिसाब से बात करूं तो उन्होंने समस्थानिकों को अलग अलग वर्गों में रखा, और हम देखते हैं समस्थानिकों के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, तो यहाँ ये क्या हो गए, गलत साबित हुए। तो ये समस्थानिकों वालों को सही उचित स्थान नहीं दे पाए। परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, हमने अभी देखा। जो समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान तो भिन्न होते हैं, जबकि इनके परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लिए क्या बन गए थे, चुनौती बन गए थे। अच्छा, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ एक तत्वों में उन्होंने क्या किया, जिसका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा था उसको पहले लेके आए। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि किसने दी थी, हेनरी मोजले ने 1913 के अंदर दी थी। यानी कि आज हम जो आवर्त सारणी देखते हैं वो हेनरी मोजले ने दी थी। इन्होंने क्या किया, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार न रखते हुए उन्हें परमाणु संख्या के आधार पर रखा। यानी कि मोजले ने क्या कहा कि जो तत्व होते हैं वो अपने परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान के। और ये हम आज सबसे उचित जो वर्गीकरण है हेनरी मोजले का वर्गीकरण ही मानते हैं। तो इन्होंने परमाणु संख्या का आवर्ती फलन कहा। परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। देखो बच्चों, परमाणु संख्या का मतलब होता है कि उसके जिस भी तत्व की अपने बात करें, जैसे मैं अपने बात करें सोडियम की, बच्चों सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो इसका मतलब है कि सोडियम जो है इसके नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की जो संख्या है, इसके नाभिक में प्रोटॉन की जो संख्या है वो कितनी होगी, 11 होगी। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही जितनी होती है, यानी कि इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 11 होगी। आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, ये है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। अगर अपनी आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर आवर्तों की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आवर्त हैं। और जब मैं बात करता हूं वर्ग की तो कुल 18 वर्ग हैं, जिनमें से 18वां वर्ग जो है ये होता है नोबल गैसों का, यानी कि अक्रिय गैसों का। इस आवर्त सारणी के बाईं तरफ जो तत्व हैं वो होते हैं धातु। इस आवर्त सारणी के दाईं तरफ यानी कि ये जो तत्व हैं ये होते हैं अधातु। और धातु और अधातुओं के बीच में आने वाले ये जो तत्व हैं इन्हें बोला जाता है उपधातु। यानी कि ये कभी तो धातु की तरह व्यवहार करते हैं और कभी अधातु की तरह व्यवहार करते हैं। तो कुल कितने आवर्त में बांटा, 7 आवर्त में। कितने वर्गों में बांटा, 18 वर्गों में। 18वां वर्ग कौन सा था, नोबल गैसों का या अक्रिय गैसों का। जो अधातुएं होती हैं वो आवर्त सारणी के दाईं तरफ पाई जाती हैं, जो धातुएं होती हैं वो आवर्त सारणी में बाईं तरफ पाई जाती हैं। नीचे के जो तत्व हैं इनको संक्रमण तत्व बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 स्तंभ यानी कि वर्ग हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, समूह या वर्ग। और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है। हाइड्रोजन यहां भी एक निश्चित स्थिति में नहीं रहा, इसीलिए आज भी हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है, क्योंकि इसमें पहले आवर्त के समूह 1 या समूह 17 किसी में भी रखा
जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही आवर्त में क्या दिखाता है, समानता दर्शाता है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वो होती है 2n स्क्वायर पर निर्भर करती है। देखो बच्चों, अगर आपसे पूछे कि किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है तो उसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, ये होती है 2n स्क्वायर। यानी कि अगर आप पहले कोश n बराबर 1 को मैं k भी लिख सकता हूं। देखो जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4, इन्हें मैं k, l, m, n भी लिख सकता हूं। अगर मैं पहले कोश यानी कि k कोश की बात करूं, अगर k कोश में यानी कि पहले कोश में मेरे से कोई इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो मैं यहां इस n की जगह, देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n स्क्वायर, तो मैं इस n की जगह क्या रखूंगा, 1, यानी कि 2 गुणा 1 का स्क्वायर, 2 गुणा 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1, यानी कि 2, यानी कि k जो कोश है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2। ऐसे जब मैं L की बात करता हूं, मुझे पता है L का जो मान होता है कितना होता है, 2, तो यहां देखो 2n स्क्वायर, अब यहां n में मैं 2 रखूंगा तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि 2 गुणा 4, और 2 गुणा 4 कितना होता है, 8, यानी कि जो दूसरा कोश है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। यहां देखो अगर अपने देखना चाहें तो ये देखो पहला जो आवर्त है इसके अंदर संख्या कितनी आई, 2, दूसरा जो आवर्त है इसमें संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये संख्या हम 2n स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हमने आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। सबसे पहले इसमें बात करते हैं संयोजकता की। देखो बच्चों, संयोजकता जो होती है वो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। देखो कोई भी तत्व जो होता है, संसार के अंदर जितने भी तत्व हैं वो अपने आप में स्थायित्व चाहते हैं, अपने आप को स्थायी करना चाहते हैं, और स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि उनके बाहर के जो कोश हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम से कम 8 होनी चाहिए। 8 करने के लिए अगर उन्हें कुछ त्यागना पड़ता है तो वो त्याग भी देते हैं, और कुछ ग्रहण करना पड़ता है तो ग्रहण भी कर लेते हैं। चलो पढ़ते हैं अपने संयोजकता। किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। अब मैं बात करता हूं परमाणु साइज या परमाणु के आकार का। परमाणु साइज, परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। यानी कि वो जितना ज्यादा दूर होगा वो उसका क्या हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या, या वो ही उसकी क्या हो जाएगी, परमाणु की त्रिज्या। यानी कि ऐसे देखो बच्चों, जैसे मान लो बच्चों ये नाभिक है तो ये जो दूरी है ये इसकी परमाणु त्रिज्या हो जाएगी, और पूरा जो परमाणु का आकार हो गया इसका परमाणु साइज हो जाएगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या घटती है। देखो बच्चों क्यों, क्योंकि देखो जैसे जैसे बाएं से दाएं जा रहे हैं इसके नाभिक की आवेश का मान बढ़ता है, इसमें नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उन्हें अपनी ओर खींच लेता है, और अपनी ओर खींचने के कारण उसका साइज लगातार क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और नाभिक में आवेश बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज क्या रहता है, कम हो जाता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोश जुड़ जाता है। इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोश के बीच दूरी बढ़ जाती है, और दूरी बढ़ने से परमाणु का साइज भी क्या होता है, बढ़ जाता है। धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। जैसे बच्चों मैंने आपको पहले बताया कि आवर्त सारणी में बाईं तरफ धातुएं पाई जाती हैं, जबकि दाईं तरफ अधातुएं पाई जाती हैं, और बीच में पाई जाती हैं उपधातु। सोडियम एवं मैग्नीशियम जैसी धातुएं सारणी के बाईं ओर, सल्फर एवं क्लोरीन जैसी अधातुएं दाईं ओर स्थित होती है, और मध्य में सिलिकॉन स्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं अपने अर्धधातु या उपधातु। अर्धधातु या उपधातु का मतलब होता है जो कभी धातु या कभी
अधातु की तरह व्यवहार करें। यह धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में इसे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा के द्वारा जो धातुओं और अधातुओं के बीच में आती है अलग करती है। इस रेखा पर आगे आने वाले तत्व बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सभी जो है, ये देखो बच्चों मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो बच्चों, इस लाइन के अंदर जितने भी तत्व आते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये जो बच्चों तत्व हैं ये सारे किस में आते हैं? अधातु में आते हैं। तो इन्हीं तत्वों की बात कर रहे हैं और इनको अपने क्या कहते हैं? अधातु या उपधातु, अर्धधातु या उपधातु भी कहते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा कि तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया, इनके वर्गीकरण का तरीका, कैसे कैसे इनके वर्गीकरण बढ़े। सबसे पहले डोबेराइनर आए, उसके बाद न्यूलैंड आए, उसके बाद मेंडलीफ आए और लास्ट में हेनरी मोजले ने जो आवर्त सारणी हमें दी वो आज हमें पढ़ रहे हैं, जो आज हमें दिखाई देती है, आज हमें देखते हैं, वो जो आवर्त सारणी हमें हेनरी मोजले ने दी थी। तो अब अगले चैप्टर के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।